छठी कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और कई बार आवश्यकता भी पड़ती है उन सब पदार्थों को अलग करने की, क्योंकि उनका मिश्रण कई बार इस प्रकार से होता है कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती वो भी उसमें शामिल होती हैं। जैसे आप जब चाय पीते हैं तो चाय पीते वक्त आप चाय पीने से पहले चाय की पत्ती को चाय से अलग करते हैं एक छालनी की सहायता से। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय को कप में डाला जा रहा है और छालनी जो बीच में लगाई गई है उसकी सहायता से चाय से पत्तियों को अलग किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब दही से या दूध से मक्खन को अलग किया जाता है तो उसके लिए भी हम मधानी का उपयोग करते हैं और उसकी सहायता से दही से मक्खन को अलग करते हैं। उसके लिए हमें दही को मथना पड़ता है। अब आप याद कीजिए जब आपने पोहा या दलिया खाया होगा, नमकीन दलिया की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय पे आपने उस दलिये में से या पोहे में से मिर्चों को अलग किया होगा। तो जब भी अलग शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यही है कि हम चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को कुछ अन्य वस्तुओं से अलग कर रहे हैं। यहाँ पे हम यही देखेंगे कि पदार्थों को अलग कैसे किया जाता है। आइए उसको समझने से पहले एक बार हम इस सारणी के ऊपर नज़र डालते हैं। यहाँ पे एक सारणी दी गई है जिसमें पृथक्करण के अलग अलग प्रक्रम दिए गए हैं। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है यहाँ पे, इस कॉलम के अंदर उद्देश्य दिए गए हैं जिस उद्देश्य के लिए हम पृथक्करण करते हैं। और तीसरा यहाँ पे पृथक्कृत अवयवों, यानी कि जब हमने उनको अलग अलग कर दिया तो उसके बाद जो अवयव हमें प्राप्त हुए उन अवयवों का हम क्या करते हैं, इस बारे में तीसरे कॉलम में भरना है। अब यहाँ पे जो सारणी आपको दिखाई दे रही है इसमें जो लिखा हुआ है वो पूर्णतया से अव्यवस्थित है। आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो हम व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है वो है चावलों से पत्थरों को पृथक करना। यानी कि चावल से या किसी अनाज से हम पत्थर निकालते हैं तो उसका फिर किस उद्देश्य के लिए निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। तो पहला उद्देश्य है दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। यहाँ पे हम पत्थरों को चावलों से अलग कर रहे हैं क्योंकि पत्थर चावल के अंदर अनुपयोगी चीज है। तो इस वजह से इसके साथ जो सही मिलान होना है वो ये होगा। यानी कि हम चावलों से पत्थरों को अलग करते हैं, पृथक करते हैं, क्योंकि पत्थर हमारे लिए अनुपयोगी है। पत्थरों का हम खाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते, तो इस वजह से यहाँ पे इस मिश्रण के अंदर वो अनुपयोगी हैं। अब जब हमने उनको अलग कर दिया तो फिर अब उसका करेंगे क्या, वो तीसरे कॉलम में यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अवयव हैं, अशुद्धियां हैं, जितनी भी अशुद्धि इसके अंदर थी, क्योंकि हमने पत्थर को अशुद्धि माना है तो हम क्या करेंगे, अशुद्धियों को फेंक देते हैं। तो इसके बाद इसके लिए सही ऑप्शन होगा हम अशुद्धियों को फेंक देंगे। अब यहां से हमने उन चीजों को अलग अलग करके समझने का प्रयास किया, परंतु जब हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं तो पदार्थ हमें पता है तीन प्रकार के होते हैं। ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं। अब मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में भी कोई दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिले हुए हो सकते हैं। जैसे ठोस में ठोस मिश्रित हो सकते हैं, द्रव में ठोस हो सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भी अलग पदार्थ हो सकते हैं। अभी जो हमने उदाहरण लिया चावल में पत्थर का, वो दोनों ही ठोस थे, परंतु अलग अलग का भी तो उदाहरण हो सकता है। इसी सारणी में उस उदाहरण को भी लिया गया है। अब देखिए, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं। हम मक्खन लेना चाहते हैं दूध से। अब यहाँ पे
देखिए, मक्खन को हम निकालते हैं या यूँ कहें दूध से अलग करते हैं, तो उसके लिए जो पदार्थ हैं, वो कैसे हैं? पहला ऑप्शन की अगर बात करें तो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों का पृथक। तो यहाँ पे मक्खन और जो अंत में बचता है वो लस्सी या हम छाछ बोल देते हैं उसको, वो तरल पदार्थ है और जो मक्खन हमारा होता है वो एक ठोस पदार्थ है। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ, एक ठोस और एक द्रव को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पदार्थ अलग अलग हैं, परंतु दोनों ही उपयोगी हैं, क्योंकि मक्खन का हम खाने के लिए उपयोग करते हैं और छाछ का या लस्सी का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। तो दोनों ही पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, इसमें दो भिन्न हैं पदार्थ, परंतु दोनों को हम अलग कर रहे हैं। इस प्रकार से दो भिन्न पदार्थों को हम अलग कर रहे हैं। अब इसमें से जो पदार्थ अलग अलग हुए, वो दोनों ही पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं, हम दोनों ही पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ये। चाय की पत्तियां पृथक करना, हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों को दूर करना, क्योंकि चाय की जो पत्ती होती है चाय से, वो हम उपयोग नहीं करते, हम उसको अशुद्धि मानते हैं और उसको हम कह सकते हैं कि वो ठोस अवयव है, बाकी सारा द्रव था, तो उसमें से ठोस को हमने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। इस प्रकार के अवयवों को हम बाहर फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जो हमारी सारणी है, इस तरह की सारणी को पूरा कर सकते हैं। आप भी ऐसी कोई सारणी बनाइए और अलग अलग प्रकार के मिश्रणों जो भी आपको आपके सामान्य जीवन में अपने आसपास दिखाई देते हैं, उसमें लिखिए और पता कीजिए किस प्रकार की चीजें वहां पे, किस प्रकार के पदार्थ इकट्ठे किए गए हैं और उसको उपयोग, कौन कौन से उपयोगी हैं, कौन से अनुपयोगी हैं, और इस प्रकार की एक सारणी बनाइए। चलिए अब पदार्थ के पृथक्करण के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक होती है गैस। तो तीनों ही को अलग करने के लिए हम अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए हम छानन विधि, जो छालनी हमने उपयोग की थी चाय की पत्ती छालने के लिए, तो क्या उससे लस्सी को और मक्खन को दही में से अलग किया जा सकता था? नहीं, क्योंकि दही को अगर छालनी में डाला जाता तो वो सारी दही उसके अंदर से निकल सकती थी। इस प्रकार से वहां पे उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हमें कोई और दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार के मिश्रण के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आइए उन्हीं में से कुछ मिश्रणों को अलग करने के तरीकों के बारे में जानकारी लेते हैं। पृथक्करण की विधियां। सबसे पहले हम बात करेंगे हस्तचयन की। हस्तचयन का मतलब होता है हाथ के द्वारा अलग अलग चीजों को अलग अलग करना। जैसे अभी हमने बात की थी कि चावल के अंदर ठोस पत्थर हैं। अब क्योंकि चावल की मात्रा काफी ज्यादा है और उसके मुकाबले पत्थर की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में हम उस चावल में से उन पत्थरों को एक एक करके अलग कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा, आपकी माता, आपके घर में अन्य सदस्य जब अपने अनाज के लिए सफाई करते हैं तो वो मिट्टी को अलग करने के लिए इसी विधि का उपयोग करते हैं। अब इस विधि को क्या हर जगह पे उपयोग किया जा सकता है? तो उत्तर होगा नहीं। इसको हम एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने चावल की एक बोरी ली, उसमें भूसा बहुत है, तो क्या उसको उपयोग करने के लिए या उसको अलग करने के लिए आप हस्तचयन विधि का उपयोग कर सकते हैं? तो संभवतः आपका उत्तर होगा कि इसके लिए हम हस्तचयन विधि का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे जब भूसे की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। इतना भूसा, एक एक तिनका भूसे का उस चावल में से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम कोई दूसरी प्रक्रिया को अपनाएंगे। यहाँ पे हम उपयोग करेंगे थ्रेसिंग विधि का। ये थ्रेसिंग क्या है? जब फसलें सूख जाती हैं या हम उनको कटाई के बाद कुछ देर के लिए बाहर रखते हैं सुखाने के लिए, तो सूखने के बाद आमतौर से अनाज कणों को अलग करने के लिए, भूसे से या सूखे पौधों की डंडियों से अलग करने के लिए हम थ्रेसिंग विधि का उपयोग करते हैं। आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, आपको ये किसान दिखाई दे रहा है जो इसके हाथ में कुछ ये भूसा है जिसको यह इस पत्थर के ऊपर लगातार पटक रहा है।
इस पत्थर के ऊपर पटकने के कारण इस भूसे से चावल के दाने अलग हो जाते हैं, धान अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से किसी भी सूखे डंडियों से, पौधों से बीजों को या अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। तो यहाँ पे थ्रेसिंग एक अन्य विधि है मिश्रण को अलग करने की। इसके अलावा आजकल यह काम मशीनों के द्वारा भी होता है, जिसमें हम बड़ी बड़ी मशीनें जिसको थ्रेसर कहते हैं उसकी सहायता से हम अनाज निकालते हैं। तो उस प्रक्रिया से भी ये किया जा सकता है। परंतु यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो उसके साथ, दानों के साथ, अनाज के साथ कुछ भूसा रह जाता है। उस भूसे को मैंने बताया हम अलग अलग नहीं कर सकते, डंडियों से तो हमने अलग कर लिया, परंतु भूसे को उस अनाज से अलग करने के लिए हम इस प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते। तो हमें कोई और प्रक्रिया इसके लिए सोचनी होगी। तो उसके लिए हम एक अलग प्रक्रिया अपनाते हैं जिसको निष्पावन कहते हैं। निष्पावन में हम अनाज को हवा में, जब हवा चल रही होती है तो उसमें उड़ाते हैं। यहाँ पे ये औरत अपने हाथ में जो थ्रेसिंग विधि से अलग किया गया अनाज था, उसके साथ कुछ भूसा भी था, उसको हाथ में लिए हुए एक यहाँ पे इकट्ठा किए हुए है, जिसको हम सूप कहते हैं। अब यह सूप को नीचे डाल रही है और हवा इस दिशा के अंदर चल रही है। आप देख सकते हैं इस दिशा में हवा बह रही है। तो होगा क्या, क्योंकि जो अनाज के दाने हैं, जो अनाज है वो भारी है और भूसा हल्का है, तो भारी चीज़ें लगातार नीचे की तरफ गिरेंगी और जो हल्की चीज़ें होंगी वो हवा में, हवा के प्रभाव के कारण दूर उड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हमारे पास ये सारा अनाज इकट्ठा हो जाता है और भूसा उड़ के दूर तक इकट्ठा हो जाता है। आधुनिक समय में भी हम जब थ्रेसर का उपयोग करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा जब अनाज निकाला जाता है तो काफी ज्यादा मात्रा में वह अनाज, भूसा आगे की तरफ फेंकता है, बहुत तेजी से फेंकता है और अनाज अलग से इकट्ठा होता है। तो इस प्रकार से वहां पे निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हवा उड़ाई जाती है, उसमें हवा की सहायता से उस भूसे को अनाज से अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम अनाज से भूसे को अलग कर सकते हैं और अनाज से भूसे को अलग करने की यह प्रक्रिया निष्पावन कहलाती है। आइए अब पृथक्करण की एक और विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप याद कीजिए, जब आपके घर में खाना बनाया जाता है, रोटियां बनाई जाती हैं, तो उससे पहले आटे से चोकर को अलग किया जाता है। उसके लिए उपयोग करते हैं आप छालनी। और छालनी क्या करती है, जो छोटे कण हैं, आटे के जो कण हैं, उनको अलग कर देती है चोकर से। आटा सामान्यतया नीचे आ जाता है और चोकर है वो ऊपर छलनी के अंदर रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो छलनी है उसके छिद्र बारीक होते हैं, जिसके कारण आटा उसमें से निकल जाता है और जो मोटे कण हैं वो ऊपर रह जाते हैं। अशुद्धियों को इस प्रकार से अलग करने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। यहाँ पे दोनों ही पदार्थ ठोस हैं, परंतु उन दोनों का आमाप अलग अलग है। तो इस तरह के अलग आमाप परंतु एक जैसे पदार्थों को अलग करने के लिए हम चालन विधि का उपयोग करते हैं। कई बार रेत के छोटे कण, छोटे पत्थर या भूसे के छोटे छोटे तिनकों को अनाज से अलग करने के लिए भी इस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। उसको एक बड़ी छलनी के अंदर डाला जाता है और उसको लगातार चलाया जाता है, जिसके कारण छोटे बारीक धूल कण या मिट्टी के कण या भूसा नीचे आ जाता है और मोटा अनाज ऊपर रह जाता है। इसी प्रकार से बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर अलग करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक मजदूर भवन निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री में कंकड़ या पत्थरों को रेत से अलग कर रहा है। तो इस प्रकार की विधि का, यानी कि चालन विधि का उपयोग हम उन पदार्थों के लिए कर सकते हैं जिसका आमाप अलग अलग होता है। कई बार कई मिश्रण इतने जटिल हो सकते हैं कि जो भी तरीके अभी तक यहाँ पे हमने समझे वो उपयुक्त नहीं हैं उस प्रकार के मिश्रणों को अलग करने के लिए। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि अनाज के दानों के ऊपर
कुछ मिट्टी के कण लगे हुए हैं, अर्थात धूल इनके ऊपर चिपकी हुई है। उसको इन प्रक्रियाओं द्वारा, जो भी अभी तक हमने बात की, अलग नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें कुछ अलग प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेगी। वो प्रक्रिया कौन कौन सी हैं, आइए अब उनकी बात करते हैं। ये हैं अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। सबसे पहले बात करते हैं अवसादन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गिलास के अंदर, जिसमें पहले से जल भरा हुआ था, उसमें उस अनाज के दाने डाल दिए जाते हैं, या दाल या चावल कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर धूल या मिट्टी चिपकी हुई है, या उसमें कुछ हल्का सा भूसा भी हो सकता है। वो इस गिलास के अंदर डाल दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिलास के अंदर नीचे की तरफ, यहाँ पे ये हिस्सा जो है, इसके अंदर भारी कण नीचे जम जाते हैं, क्योंकि जो भारी कण होंगे वो नीचे आएंगे और हल्की चीजें ऊपर जाती हैं। तो भारी कण नीचे तली में बैठ जाते हैं, और इस प्रक्रम को, यानी कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। तो यह अवसादन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो धूल कण, भूसा या हल्की चीजें हैं वो गिलास के ऊपरी हिस्से में एकत्र हो जाती हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मिट्टी सहित उड़ेल देते हैं, और इस प्रकार से अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। और इस प्रकार से जो नीचे बचेगा वह अनाज होगा, और इस प्रकार से अशुद्धियां उस अनाज से अलग हो चुकी होंगी। इस विधि का उपयोग कुछ अन्य पदार्थों को अलग करने के लिए भी किया जा सकता है, पदार्थ जिनकी प्रकृति अलग अलग हो, अर्थात जल और तेल का मिश्रण। वो दोनों आपस में मिश्रित नहीं होते, और जो मिश्रित नहीं होंगे वो कुछ समय के बाद अलग हो जाएंगे, अर्थात एक परत तेल की बन जाएगी और एक परत पानी की। और यह परत बनेगी जब हम उन दोनों के मिश्रण को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। वह रखा रहेगा, और इस प्रकार से दोनों पदार्थों की, जिसमें एक तेल और एक पानी होगा, उनकी अलग अलग परत बनेगी। अब निस्तारण विधि से उनको अलग किया जा सकता है। मिश्रणों को अलग करने के लिए हमने अनेकों विधियों का उपयोग किया। आइए चाय के बारे में एक बार फिर से चर्चा करते हैं। चाय की पत्तियों को आप चाय से अलग करने के लिए चालन विधि का उपयोग करते हैं। वहाँ पे हमने सीखा था कि एक छलनी की सहायता से हम चाय से चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। क्या निस्तारण विधि इसके लिए उपयुक्त है? यदि हम कुछ समय के लिए चाय को चाय की पत्तियों के साथ ही, चाय पत्ती के साथ ही बनने के बाद छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ चाय की पत्ती नीचे जम जाती है, परंतु सारी नहीं। अलग करने के लिए हम एक और तरीका अपना सकते हैं, जिसमें चीजें कुछ तो अलग हो गई हैं परंतु सारी नहीं। और यह प्रक्रिया है निस्यंदन, अर्थात फिल्टर करना। आप यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे एक फिल्टर पेपर की सहायता से कीप बनाई जा रही है, और इस कीप के अंदर जब हम चाय डालेंगे, यहाँ पे कोई भी जो दूसरा तरल पदार्थ है वह ठोस पदार्थ से अलग हो जाएगा। जब आप इस तरह से फिल्टर पेपर की सहायता से बनाएंगे तो जो ठोस वस्तुएं हैं वो इस कीप के अंदर रह जाएंगी, और जो तरल पदार्थ है वो इससे बाहर आएगा। यह प्रक्रिया कहलाती है निस्यंदन। आइए अब इन विधियों का उपयोग करते हुए एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी सहायता से हम जो खराब पानी है, गंदला पानी है, गंदा पानी है, उसको साफ करने का प्रयास करेंगे। तो आप एक गिलास में या एक बीकर में इस तरह का पानी ले सकते हैं जिसमें काफ़ी सारी गंदगी हो। आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें, तो वहाँ पे क्या होगा, जो खराब चीज़ें हैं, कुछ हल्की हो सकती है, कुछ भारी हो सकती हैं। भारी नीचे बैठ जाएंगी या हल्की चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। फिर आप उसको निष्पावन विधि की सहायता से ऊपर जो गंदगी है उसको हटा सकते हैं, फिर उसको कुछ समय के लिए रख दें। अब वहाँ पे जो बीच का हिस्सा था जिसमें साफ पानी था, उसको आप किसी अन्य गिलास में डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपके जो मिट्टी थी या गंदगी थी वो उसी गिलास के अंदर रह जाएगी,
और इस प्रकार से दूसरे गिलास में आपके पास पहले के मुकाबले ज़्यादा स्वच्छ जल होगा। अब इसको और ज़्यादा साफ करने के लिए आप फ़िल्टर विधि का उपयोग कर सकते हैं। आप उसी प्रकार से एक कीप बनाएँ और उस कीप को यहाँ पे फ़िल्टर पेपर को रखें और उसके अंदर पानी को उड़ेल दें। यहाँ पे जब पानी इसके अंदर डाला जाएगा, तो ये जो जो भी गंदगी है या छोटे कण हैं, वो इस फ़िल्टर पेपर की सहायता से अलग हो जाएँगे और जो नीचे बीकर होगा, इसके अंदर हमें स्वच्छ जल मिल जाएगा। परंतु क्या यह जल पीने योग्य हो सकता है? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे कीटाणु या जीवाणु भी हो सकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो पूर्णतया से कीटाणु रहित करने के लिए हमें इसको बाद में उबालना पड़ेगा, क्योंकि यह जीवाणु या कीटाणु उस पानी के अंदर घुले हुए हैं। वो इतने छोटे कण हैं, जिसकी सहायता से फ़िल्टर से भी अलग नहीं किए जा सकते। परंतु जीवाणु या कीटाणु ही क्यों, कुछ अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं। जैसे जल में नमक घुला हुआ है या जल में चीनी घुली हुई है। जब वो उसके अंदर घुल जाती है, तो आप किसी फ़िल्टर पेपर की सहायता से जो विधियाँ हमने यहाँ पे सीखी, अलग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक और नई विधि अपनानी पड़ेगी। इस विधि को हम कहते हैं वाष्पन विधि। इसमें क्या करते हैं, हम जिस भी घोल के अंदर वह अशुद्धियाँ घुली हुई हैं, यहाँ पे नमक या चीनी को हम अशुद्धि मान सकते हैं, उस जल को या घुले हुए मिश्रण को कुछ देर के लिए गर्म करेंगे। यहाँ पे उस मिश्रण को अलग करने के लिए यहाँ पे इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होगा? यहाँ पे जो जल है वो वाष्प में बदलेगा, यहाँ पे भाप बनेगी और इस प्रकार से जो नमक या चीनी है वो अंत में नीचे बच जाएगी इसके अंदर और पानी जो है वो सारा वाष्प बन के उड़ जाएगा। आप इस पानी को ऊपर कुछ बर्तन रखकर एकत्र भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी किया जा सकता है। परंतु यहाँ पे इस प्रकार की जो विधि है, जिसमें हम वाष्प में बदल के जल को उसके वाष्प में बदल के या जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करके अलग करते हैं मिश्रण से, इस विधि को वाष्पन विधि कहते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, यानी कि पानी को या जल को भाप में बदल देना। अब आप सोच सकते हैं कि समुद्र से पानी कैसे आता होगा, क्योंकि हम बारिश के लिए सामान्यतया मानते हैं कि जो पानी आता है वो समुद्र से आता है। तो वह सूर्य के प्रकाश के कारण या सूर्य से मिल रही गर्मी के कारण गर्म होता है, वाष्पीकृत होता है, वाष्प में बदलता है, भाप में बदलता है और इस प्रकार से वो भाप इकट्ठा होकर बाद में जल का निर्माण करती है। तो समुद्र से जल बाहर आने की प्रक्रिया भी वाष्पन के कारण ही होती है। और हमें पता है जो समुद्री जल है वह नमकीन होता है, उसमें बहुत सारा नमक मिला हुआ होता है और उस नमक को हम भोजन के लिए उपयोग करते हैं। तो उस जल से यानी कि समुद्र के जल से नमक को अलग करने के लिए भी इसी वाष्पन विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, समुद्र का जल है वो इस प्रकार से बनाए हुए हिस्सों में डाला जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन गड्ढों में या इस तरह के जो बनाए जाते हैं बड़े बड़े भाग, उनके अंदर जल को डाला जाता है और उसको वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद यह गड्ढे या जल इसके अंदर जो होता है वह गर्म होके वाष्प में परिवर्तित होता है और वाष्प में परिवर्तित होने के बाद वह सारा जल उड़ जाता है और नीचे हमें ठोस नमक प्राप्त होता है। तो समुद्र जल से नमक प्राप्त करने की यह विधि वाष्पन विधि है। पृथक्करण की इन विधियों का उपयोग हम पदार्थों को अलग करने के लिए कर सकते हैं। अब कई बार कई मिश्रण ऐसे होते हैं कि जिनको अकेली विधि की सहायता से अलग नहीं किया जा सकता। आइए इसको एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। आप कुछ रेत और नमक लीजिए, 2 या 3 चम्मच रेत ले सकते हैं या 2 या 3 चम्मच नमक ले सकते हैं, दोनों को मिश्रित कीजिए। अब अगर आपको कहा जाए कि अब इन दोनों मिश्रणों को अलग कीजिए, तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? चालन विधि द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता या किसी अन्य विधि द्वारा भी इनको यहाँ पे अकेली विधि से अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर इसको अलग कैसे करें? आप इस मिश्रण को जल के अंदर घोल दीजिए
1 या 2 गिलास आप जल ले सकते हैं और उसको घोलने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जो रेत के कण हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो नमक है वो उस जल के अंदर घुल जाता है। अब आप निस्तारण विधि की सहायता से जो ऊपर का जल है उसको अलग कर सकते हैं और इस प्रकार से आपने उस मिश्रण में से एक पदार्थ जिसको रेत कह रहे हैं अलग कर लिया है। अब दूसरा जो मिश्रण है उसके अंदर जल और नमक घुले हुए हैं, वह नमक अब भी जल के साथ है। अब उस जल से नमक को अलग करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? संभवतया आपको याद आ गया होगा कि आप वाष्पन विधि का उसके लिए उपयोग करेंगे। अब आप उसको गर्म कर लीजिए किसी बर्तन के अंदर, तो वहां पे जो जल है वह गर्म होके वाष्प में बदल जाएगा और वहां पे इस प्रकार अंत में नमक नीचे रह जाएगा। तो अब हमारे पास अंत में दोनों पदार्थ अलग अलग हैं, नमक भी और रेत भी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पदार्थों को अलग अलग करने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही विधि काफी है। हम अलग अलग विधियों का या कई सारी विधियों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं और पदार्थों को शुद्ध कर सकते हैं। अब आप इसी पृथक्करण की प्रक्रिया में जिसमें हम रेत और नमक को अलग कर रहे थे, आप चाहते हैं कि आपके पास स्वच्छ जल भी आए, तो आप सामान्य सी प्रक्रिया अपना सकते हैं। आप इस प्रकार से जो अंत में आपके पास नमक और जल का घोल बचा था उसको आप एक इस प्रकार की केतली के अंदर कर रख सकते हैं गर्म करने के लिए। अब जब आप गर्म करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लेट ली गई है धातु की जिसके ऊपर बर्फ के टुकड़े डाले गए हैं। बर्फ के टुकड़े इसलिए डाले गए क्योंकि जो भी भाप इससे आएगी टकराएगी वो उसके बाद यहाँ पे इनको ठंडा कर देगी और इस प्रकार से ठंडा होने की जो प्रक्रिया है, वाष्पों का जो ठंडा होने की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं संघनन। ये ध्यान रखिए, इसको कहा जाता है संघनन। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वाष्प है वो संघनित होकर जल में बदल जाती है। इस प्रकार से जो संघनित वाष्प थी जो अब जल में बदल चुकी है उसको हम एक बीकर के अंदर एकत्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास फिर से वही तीनों चीजें जिसमें जल है, जिसमें नमक था और रेत के कण थे, अपने मूल रूप में या शुद्ध रूप में हमें वापस मिल जाती हैं। अभी जब हम रेत और नमक का मिश्रण तैयार कर रहे थे तो उस दौरान मैंने आपको कहा कि आप 2 या 3 चम्मच नमक की लीजिए। क्या उससे ज्यादा नमक भी ले सकते हैं या मैंने आपको निश्चित मात्रा ही क्यों कही? क्या कोई भी मात्रा नमक की या अन्य पदार्थ की जल में घोली जा सकती है? आइए अब यह पता करने का प्रयास करते हैं कि किसी भी पदार्थ की कितनी मात्रा जल में घोली जा सकती है। क्या जल किसी भी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में अपने अंदर घोल सकता है? तो उसके लिए एक आप छोटा सा क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप एक पानी का गिलास ले सकते हैं और उसके अंदर एक एक करके चम्मच नमक की, चीनी की या किसी भी प्रकार के पदार्थ की, हम यहाँ पे नमक ले रहे हैं, नमक की इस जल के अंदर घोलते हैं। आप एक चम्मच भरिए और उसको इस गिलास के अंदर डाल दीजिए और घोल दीजिए। अब इसी प्रकार से फिर दूसरी चम्मच लीजिए, लगातार आप इस तरह से चम्मच इसके अंदर डालते रहिए और घोलते रहिए। अब आप देखेंगे कि लगातार इस प्रकार से नमक मिलाते रहने के बाद कुछ समय के बाद इसमें और अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब नमक और जल का यह मिश्रण, ध्यान रखिए, नमक और जल का यह मिश्रण विलयन कहलाता है। ये आपने अध्याय 4 में भी पढ़ा है इसके बारे में। और यहाँ पे जब इसके अंदर और मात्रा, इस विलयन में और अधिक मात्रा नहीं घुल सकती हो तो इस प्रकार का विलयन संतृप्त विलयन होता है, यानी कि जिसमें और अधिक मात्रा किसी दूसरे पदार्थ की ना घोली जा सके। इस प्रकार के मिश्रण को या इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पदार्थ की सिर्फ एक निश्चित मात्रा ही हम उसके अंदर घोल सकते हैं। अब यहाँ पे जब नमक इसके अंदर घुलना बंद हो जाए अर्थात विलयन संतृप्त हो जाए तो इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए और इसमें
फिर से नमक घोलने का प्रयास कीजिए। आप क्या देखते हैं कि इसमें कुछ नमक और घोला जा सकता है। यह विलयन फिर से जब तक संतृप्त नहीं हो जाता तब तक इसमें नमक घोलते रहिए। तो यहाँ पे एक बात तो हमें पता चली कि गर्म करने पर हम उसके अंदर और अधिक नमक या दूसरा पदार्थ घोल सकते हैं। अब इस विलयन को ठंडा होने दीजिए और देखिए कि ठंडा होने पर क्या नमक पुनः तली में बैठ जाता है। इस सवाल का जवाब आप स्वयं करके देखिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। और यही प्रक्रिया आप अन्य पदार्थों के साथ भी अपना सकते हैं और एक सारणी बना सकते हैं। उस सारणी में आप लिखिए कि आप कौन सा पदार्थ उपयोग कर रहे हैं, जैसे नमक, और उस नमक के अंदर कितने चम्मच आप घोल सकते हैं ठंडे पानी में। और यहाँ पे एक और कॉलम आप बना सकते हैं कि गर्म करने पर आप उसके अंदर कितना पदार्थ और घोल सकते हैं, गर्म करने पर तो क्या उसके बाद चम्मच कितनी घोली, ये तीसरा कॉलम और आप यहाँ पे बनाए। और इस प्रकार से एक सारणी का बनाने का प्रयास कीजिए और अलग अलग प्रकार के पदार्थ इसमें घोलने का प्रयास कीजिए। आप नमक ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, कोई और अन्य पदार्थ भी आप इसके अंदर घोल के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के संतृप्त विलयन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हम किस प्रकार से पदार्थों को अलग कर सकते हैं अनेकों विधियों के द्वारा, और कैसे हम पदार्थों के संतृप्त विलयन को तैयार कर सकते हैं। अब बारी है कुछ अभ्यास की। तो इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न आप हल करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, इनके उत्तर आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें और जो सारणियाँ आपको इस वीडियो के अंदर बीच बीच में दिखाई गई हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए। और ऐसे ही उदाहरण यदि आपको मिलते हैं इनके अलावा भी, वो भी अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।